23 साल की कोमल और उसी के हम उम्र दीपक ने सभी सामाजिक अवधारणाओं को दरकिनार करते हुए एक साथ ज़िंदगी जीने की ठान ली। वो दोनों एक दूसरे को दिलो जान से मोहब्बत करते थे और किसी भी हाल में बस एक हो जाना चाहते थे। लिहाजा परिवार से बगावत करते हुए दोनों ने लव मैरिज कर ली। लेकिन उनका ये रिश्ता कुछ महीनों तक ही जिंदा रहा, क्योंकि कोमल के दीपक को बहुत ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। जिस कोमल के हाथों से शादी की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था, वही कोमल अब मातम में डूब चुकी थी। दीपक की लाश को नहर के किनारे से बरामद किया गया था, जिस पर चाकुओं के कई वार किए गए थे, यानी जिसम पर चाकुओं के वार के कई निशान थे, जिसे देखकर खुद पुलिस भी हैरान थी। इतना ही नहीं, लाश को जलाने की कोशिश भी की गई थी और लावारिस हालत में छोड़कर कातिल वहां से फरार हो गया था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और उसके बाद जब कातिलों के हाथों पर खून के गहरे धब्बे देखे गए, तो यकीन जानिए वो धब्बे किसी गैर के हाथ पर नहीं थे, बल्कि अपनों के ही हाथ में थे। मोहब्बत और फरेब के बीच में फंसकर दीपक की जान चली गई और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। एक माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है, वो समाज में उसे सबसे ऊंचे दर्जे का माना जाता है। बेटी जब भी किसी गलत रास्ते पर जाती है, तो माँ हमेशा उसको समझाती है और सही राह दिखाती है। लेकिन यहाँ कोमल की माँ ने ही उसे जुर्म के अंधेरे दलदल में ढकेल दिया और अपनी बेटी के सुहाग को ही उजाड़ दिया, जिसका नतीजा महिला के दामाद और कोमल के पति दीपक की लाश की शक्ल में सबके सामने आया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी ख़ास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर सच्ची घटना सबसे पहले आप तक पहुँचे और इससे हमें भी काफ़ी सपोर्ट मिलता है। ये मामला बुलंदशहर से लेकर गाज़ियाबाद तक उलझा हुआ है, लिहाजा इसे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की दिक्कतें, इस तरह के वाक़यात किसी के साथ भी पेश आ सकते हैं। क्योंकि मोहब्बत हर इंसान करता है, लेकिन मोहब्बत में धोखा मिलना ये बहुत कम होता है, लेकिन ये हो किसी के भी साथ सकता है और ये धोखा कई बार मौत की शक्ल में भी सामने आता है। ये मामला 7 अक्टूबर साल 2011 का है। गाज़ियाबाद के निवाड़ी थाने में एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला पुलिस को ये जानकारी देता है कि नहर के किनारे एक लाश पड़ी हुई है। सब कुछ नॉर्मल था। पुलिस तुरंत ही जो है किसी भी क्राइम सीन की तरह ही, क्राइम सिचुएशन की तरह ही पुलिस दलबल के साथ मौका वारदात पर पहुंचती है। वहां पर एक 24 साल के नौजवान की लाश थी, जिसके जिस्म पर चाकुओं से कई सारे वार किए गए थे। इतना ही नहीं, उस लाश को जलाने की कोशिश भी की गई थी। पुलिस ने देखते ही ये समझ लिया कि ये मामला इतना आसान महज एक लावारिस लाश का नहीं है, बल्कि एक कत्ल का है, जिसे किसी ने अंजाम दिया है और लाश को यहाँ ठिकाने लगाया गया है। पुलिस लाश को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर भेज देती है। साथ ही निवाड़ी थाने में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन अभी पुलिस के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि लाश की पहचान की जाए। भाई, कातिल तभी पकड़े जाएंगे जब पहले लाश की पहचान होगी, तभी कत्ल की गुत्थी सुलझे और कातिल तक पहुँचे। लेकिन अभी तक चूँकि पुलिस के सामने उसकी कोई पहचान थी ही नहीं, लाश की शिनाख्त हो नहीं पाई थी और लाश भी जली थी, इसलिए उसे पहचानना भी ज़रा मुश्किल था। वहीं 8 अक्टूबर साल 2011 के दिन गाज़ियाबाद के कविनगर थाने में मेरठ के एक परिवार ने अपने बेटे दीपक की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया। परिवार ने पुलिस को तहरीर दी कि उनका बेटा दीपक अपनी बहू कोमल के साथ डॉक्टर को दिखाने शास्त्री नगर गया था, लेकिन फिर उसके बाद वापस नहीं आया। क्योंकि दीपक अपनी पत्नी कोमल के साथ 5 अक्टूबर को गया था। कसाना नर्सिंग होम उसे जाना था अपनी बीवी को दिखाने के लिए, लेकिन फिर वो वापस नहीं आए। तभी अखबार में एक खबर छपी थी, इसमें अज्ञात शव की जानकारी थी, अज्ञात शव की खबर छपी हुई थी, जिसे परिवार ने पढ़ा और उसके बाद पुलिस उस परिवार को लेकर हिंडन के मर्चरी पहुंचती, जहां पर दीपक की जली लाश को रखा जाता है। पुलिस लाश की पहचान करवाती है परिवार से। लाश की हालत देखते ही परिवार चीख पड़ता है, क्योंकि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि दीपक की थी। परिवार ने बदन के बनावट और तमाम जो उसके साथ थोड़ी मोड़ी चीज़ें बरामद हुई थी, उसके आधार पर दीपक की पहचान कर दी।
और उसके बाद उस लाश को पोस्टमार्टम के बाद यानी परिवार को सौंप दिया गया और लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिजनों ने पुलिस को बताया था कि 5 अक्टूबर को जब दीपक घर से निकला था तो उसकी पत्नी उसके साथ ही से वो नर्सिंग होम दिखाने ले गया था, लेकिन कोमल का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस को लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोमल भी दीपक की तरह किसी अनहोनी का शिकार हो गई हो, लिहाजा पुलिस ने कोमल की तलाश भी शुरू कर दी। गुमशुदगी का मामला चूँकि कविनगर थाने में दर्ज किया गया था, लिहाजा निवाड़ी थाने की इंचार्ज ने इस पूरे मामले को कविनगर में ट्रांसफ़र कर दिया और कविनगर थाने के जो एसएचओ थे उन्होंने इस मामले की तहकीकात का ज़िम्मा उस वक्त के तत्कालीन ऑफिसर सुभाष राणा को सौंपा ताकि इसका खुलासा किया जा सके। सुभाष राणा ने अपनी तहकीकात शुरू करी और परत दर परत ये मामला खुलता चला गया। पुलिस के लिए कोमल को तलाश करना एक चैलेंज था। पुलिस ने तफ्तीश शुरू करी और तफ्तीश में ही पता चला कि जारसा पुलिस ने जंगल की जगह से, एक झाड़ियों वाला एक एरिया था, सुनसान जगह से एक महिला को बेहोशी की हालत में बरामद किया है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बात की जानकारी जैसे ही कविनगर पुलिस को लगी तो कविनगर पुलिस जो थी उस हॉस्पिटल पहुंची और वहां जाकर उस महिला से मुलाकात की। वो महिला दीपक की पत्नी कोमल ही थी जो 5 तारीख के बाद से लापता थी। फिर पुलिस ने कोमल से बातचीत शुरू की, कोमल का बयान दर्ज किया गया। तो कोमल ने बताया कि वो अपने पति दीपक के साथ हॉस्पिटल जा रही थी, तभी रास्ते में कुछ बदमाशों ने उन्हें पकड़ लिया। वो लोग कोमल की इज्जत लूटना चाहते थे, कोमल के साथ रेप करना चाहते थे, लेकिन कोमल और दीपक उनका विरोध करते रहे। लिहाजा उन लोगों ने उन्हें किडनैप कर लिया और कोमल की गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की और कोमल को बेहोशी की हालत में मरा हुआ समझकर वो लोग उसे छोड़कर फरार हो गए, जबकि दीपक को अपने साथ ले गए। ये कहानी, ये पूरी घटनाक्रम जो था कोमल ने पुलिस को सुनाया, जिसके बाद पुलिस की जो पूरी तफ्तीश हुई थी वो कहीं ना कहीं डगमगाने लगी और ये पूरा मामला क्रिमिनल्स और एरिया के जो बदमाश गुंडे छुटपुट होते हैं उनके इर्द गिर्द घूमने लगी। उसके बाद पुलिस कोमल को लेकर हिंडन के शवगृह पहुंची। मर्चरी में ले जाकर पुलिस ने दीपक की लाश दिखाई, लेकिन वहाँ पर जो कोमल का बयान था वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला था, क्योंकि कोमल ने दीपक की लाश को पहचानने से इनकार कर दिया। कोमल ने साफ कहा कि ये उसके पति दीपक की लाश है ही नहीं। कोमल के होठों से ये बात निकलनी थी कि पुलिस का माथा ठनक गया। अब ज़रा सोचिए, जिस लाश की शिनाख्त उसका परिवार कर चुका हो और पत्नी ये इनकार कर दे कि लाश उसके पति की है ही नहीं, तो अब परिवार और पत्नी के बीच में मामला उलझ गया और यहीं से पुलिस की तफ्तीश का रुख बदलने लगा। तफ्तीश के दौरान ही पुलिस ने कोमल और दीपक दोनों की कॉल डिटेल्स चेक करनी शुरू की। 6 अक्टूबर के रोज़ कॉल डिटेल्स के हिसाब से 6 अक्टूबर के रोज़ कोमल ने एक अनजान शख्स से 470 सेकंड बात की थी। अब पुलिस का माथा बस यहीं से ठनक जाता है, क्योंकि 5 तारीख को उनको बकौल कोमल 5 अक्टूबर को वो हॉस्पिटल जाती हैं, रास्ते में बदमाश उन्हें घेर लेते हैं और उनके साथ वारदात होती है। फिर उसके बाद उसे झाड़ियों से बरामद किया जाता है और दीपक का कत्ल कर दिया जाता है। अब ये सोचने वाली बात ये थी कि जब 5 तारीख को उसके साथ इतनी बड़ी वारदात हो गई तो 6 तारीख को भला वो किस अनजान शख्स से बात कर रही थी, क्योंकि ऐसे हालात में बात करना थोड़ा इम्पॉसिबल सा होता है कि जब आपका पति का पता ही ना हो और आप खुद बेहोशी की हालत में अस्पताल में हो, तो ऐसे हालात में आप किससे बात कर रही थी। बस इस बात को लेकर पुलिस का माथा ठनक गया। पुलिस ने जब कोमल को मुलाकात की थी अस्पताल में, उस वक्त कोमल को हिरासत में नहीं लिया था, लेकिन कॉल डिटेल्स के सामने आने के बाद पुलिस ने कोमल को भी हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआत की पूछताछ में कोमल लगातार जो थी पुलिस को बरगलाती रही, अलग अलग कहानियाँ सुनाती रही, लेकिन कोई भी कहानी पुलिस को जो है तसल्ली नहीं दे पा रही थी, पुलिस को हजम नहीं हो रही थी। और उसके बाद ज़रा सी सख्ती से कोमल टूट गई और उसने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। कोमल ने पुलिस को बताया कि इस हत्याकांड को, यानी उसके पति के कत्ल को उसी ने अंजाम दिया है, जिसमें उसकी माँ और उसके एक दोस्त संदीप ने साथ दिया था। इतना ही नहीं, संदीप के 3 और दोस्त इस हत्याकांड में शामिल थे, जिन्होंने बहुत ही शातिराना अंदाज में इस पूरे कांड को अंजाम दिया और फरार हो चुके थे। कि ये कत्ल हुआ क्यों, आखिर क्यों एक प्रेमिका से पत्नी बनी महिला अपने ही पति की कातिल बन गई, इस बात की वजह भी, इस पूरे कांड की वजह भी पुलिस के लिए एक चैलेंज बनी हुई थी। लिहाजा उसका खुलासा भी खुद कोमल ने ही कर दिया। कोमल ने बताया कि साल 2011 के जून महीने में
उन दोनों ने घर से भागकर शादी की थी। भागने के दौरान वो घर से 3 लाख के ज़ेवरात लेकर गई थी। इसे लेकर परिवार खासा परेशान और नाराज़ भी था। वो दोनों शादी के बाद, दीपक और कोमल शादी के बाद मेरठ में रहते थे। कुछ दिन तक तो रिश्ता ठीक चला, लेकिन धीरे-धीरे मोहब्बत के पत्ते जो थे वो सूखने लगे। यानी ये कह सकते हैं मोहब्बत के पत्ते उड़ गए और दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। कोमल का आरोप है कि दीपक उसे लगातार ताने देता था। दीपक का कहना था अगर वो अपने माँ-बाप की मर्ज़ी से शादी कर लेता तो उसे मोटा दहेज मिलता और तुम शादी में लाई भला क्या हो। मोहब्बत फीकी पड़ चुकी थी। दीपक और कोमल के बीच अक्सर झगड़ा होता था। दीपक अपनी पत्नी को ताने देता था। रोज़-रोज़ के झगड़े से कोमल तंग आ चुकी थी। अब कोमल दीपक से छुटकारा चाहती थी। इसी दौरान कोमल की मुलाकात अपनी माँ सुशीला से होती है। जिस वक्त कोमल घर से फ़रार हुई थी, घर से भागी थी दीपक के साथ, तब से माँ जो थी वो बेटी से बात नहीं करती थी। परिवार ने और ख़ानदान ने कोमल से रिश्ता तोड़ लिया था। लेकिन जैसे ही कोमल ने अपने साथ जो हालात गुज़र रहे थे, जिन चीज़ों से वो दो चार हो रही थी, जो अत्याचार उस पर हो रहा था, उसके बारे में जैसे ही कोमल ने अपनी माँ को बताया तो माँ सुशीला की ममता जाग उठी। लिहाजा कोमल ने साफ अपनी माँ से कह दिया कि अब मैं दीपक से छुटकारा चाहती हूँ, और माँ ने ही पूरा प्लान तैयार कर दिया, और ये प्लान था दीपक के कत्ल का। माँ सुशीला के कहने पर गाज़ियाबाद का ही संदीप इस पूरे प्लान में शामिल हो चुका था। संदीप गाज़ियाबाद का रहने वाला था और शादी के कुछ वक्त पहले संदीप और कोमल के बीच भी रिश्ते थे। चूँकि कोमल ने जो पुलिस तफ्तीश में बताया, पुलिस की पूछताछ में बताया कि कोमल का जो भाई था वो फुटबॉल खेलने जाता था, उसी जगह पर संदीप भी आता था। संदीप एक टैक्सी ड्राइवर था। कोमल और संदीप में दोस्ती हो जाती है। कोमल और संदीप के बीच रिश्ते पनपने लगते हैं। दोनों में कुछ फिज़िकल रिश्ते भी रहे, फिज़िकल रिलेशंस भी रहे। लेकिन फिर उसके बाद चूँकि जो संदीप था वो फाइनेंशियली कमज़ोर था, इसी बीच कोमल की मुलाकात दीपक से होती है और पैसे की लालच में कोमल दीपक से रिश्ता जोड़ लेती है और कोमल से और संदीप से अलग हो जाती है। इसके बाद कोमल और दीपक भाग जाते हैं घर से और भागकर शादी कर लेते हैं। उसके बाद कोमल और संदीप की दोबारा कभी मुलाकात नहीं होती। लेकिन जैसे ही उसे कोमल के बारे में पता चलता है और कोमल की माँ सुशीला संदीप को बताती है, तो संदीप खुद ब खुद इस प्लान में शामिल हो जाता है। साजिश के तहत 5 अक्टूबर को कोमल अपने पति दीपक के साथ कसाना नर्सिंग होम जाती है। कसाना नर्सिंग होम में उस दिन उसकी मुलाकात डॉक्टर से नहीं होती। लिहाजा दीपक और कोमल प्लान का ही पूरा हिस्सा था। कोमल के कहने पर दीपक एक होटल में रुक जाता है। होटल में पहुंचने पर कोमल इस बात की जानकारी संदीप को दे देती है। संदीप अपने 3 साथी रोहित, मयंक और संदीप, एक और संदीप नाम का लड़का था, तीनों को लेकर होटल पहुंच जाता है। कोमल उन तीनों को अपने भाई का दोस्त बताकर दीपक से मिलवाती है। होटल के कमरे में ही मुलाकात होती है। फिर उसके बाद वो सभी लोग, कोमल का पति और ये तीनों चारों लोग सब बाहर चले जाते हैं। बाहर घूमने के दौरान सभी लोग जूस पीते हैं। जूस में ही संदीप प्लानिंग के तहत जूस में ही कोई नशीला पदार्थ मिला देता है, जिसके बाद दीपक को चक्कर आने लगता है और दीपक बेहोश हो जाता है। दीपक के बेहोश होते ही वो लोग दीपक को एक अपनी जो कार साथ में लाए थे उसी कार में वो उसे बैठा लेते हैं। इन सब में सबसे ख़ास बात ये थी कि आरोपी संदीप का जो एक दोस्त था मयंक, उसके पिता एक अधिकारी थे स्वास्थ्य विभाग में। लिहाजा वो अपनी नीली बत्ती लगी हुई कार लेकर आया था। उसी कार में उन लोगों ने दीपक को भरा हुआ, दीपक को छुपा रखा था। और जब नीली बत्ती लेकर वो लोग निकले सड़क पर, तो किसी ने उनको रोका नहीं, कभी पुलिस ने उन पर शक भी नहीं करा और किसी ने रोकने की कोशिश भी नहीं करी। इसके बाद ये लोग उसको लेकर, दीपक को लेकर लिसाड़ी थाना इलाके की नहर के पास पहुँचे। नहर के पास ले जाकर बेहोशी की हालत में ही दीपक पर चाकुओं से कई वार किए। दीपक को, ये कह सकते हैं कि दीपक के जिस्म को इन लोगों ने पूरी तरह से काट दिया। और जब पूरी तरह से तसल्ली कर ली कि अब दीपक की जो जिस्म से रूह जा चुकी, यानी उसका जिस्म मुर्दा हो चुका है, तो उन लोगों ने पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगा दी। वो चाहते थे कि किसी भी सूरत में दीपक की लाश की शिनाख्त भी ना हो पाए। लेकिन इसी दौरान उनको लगा कि शायद कोई मौके पर आ रहा है, किसी ने उन्हें देख लिया है, तो वो लाश को जली हालत में ही छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद प्लान के मुताबिक
कोमल उन्हीं लोगों की गाड़ी में बैठकर, उसी नीली बत्ती लगी गाड़ी में बैठकर वो जंगल वाली जगह पर जाती है और वो लोग उसको वहाँ पर फेंक देते हैं। फेंक क्या देते हैं कि वो कोमल उतर के खुद ही लेट जाती है और ये बहाना बनाती है कि मुझे बदमाशों ने गला दबाकर मारने की कोशिश करी, और ये बेहोशी की हालत में अगले दिन पुलिस को मिलती है, जिसके बाद घूम के मामला वापस कविनगर थाने आ जाता है। किसी भी हत्याकांड के पीछे अमूमन एक ही वजह देखी जाती है, एक ही खुन्नस देखी जाती है, एक ही दुश्मनी देखी जाती है, मगर यहाँ जितने भी आरोपी, जितने भी कातिल इस हत्याकांड में शामिल थे, सभी की अपनी अलग अलग ख्वाहिशें थीं, सभी की अपनी अलग अलग चाहत थी। संदीप ये चाहता था कि जब दीपक मर जाएगा तो वो उससे शादी कर लेगा, कोमल से, उसके साथ रहेगा और दीपक की जितनी दौलत है वो उसको मिल जाएगी। बाकी जो संदीप के दोस्त जो उसमें शामिल हुए थे वो ये चाहते थे कि कुछ ना कुछ पैसा हमको मिल जाएगा, उन पैसों से हमारा खर्च बढ़िया से चलेगा और हम अय्याशी करेंगे। बाकी कोमल की माँ ये चाहती थी कि उनकी बेटी को उनके जो दामाद है दीपक, उससे छुटकारा मिल जाए, इसलिए उन्होंने इस हत्याकांड में वो शामिल हो गई। सभी की अपनी अपनी ख्वाहिशें थीं, सभी की अपनी अपनी सोच थी, लेकिन दीपक की लाश की शिनाख्त और इस मामले खुलासे के बाद सभी के अरमान धरे के धरे रह गए और एक एक करके सभी को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए सलाखों के पीछे भेज दिया। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि ऐसा हमेशा देखा गया है कि जवानी के जोश में लिए गए फैसले, गर्मजोशी में लिए गए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं। शादी और मोहब्बत जैसे रिश्ते को शुरू करने के लिए या किसी मोहब्बत को उस शादी जैसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए परिवार की रज़ामंदी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर मामलात ऐसे देखे गए हैं कि जहाँ पर लड़का या लड़की घर वालों से बगावत करके या समाज से बगावत कर कर एक होते हैं तो उनके भविष्य में तमाम तरह की दिक्कतें भी आती हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि इस तरह के रिश्ते कामयाब भी होते हैं। लेकिन पुलिसिया रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो कई बार ऐसा देखा गया है कि लव मैरिज जो होती हैं वो कहीं ना कहीं आगे चल के जो एक्सपेक्टेशन होती है, मोहब्बत में उम्मीदें ज़्यादा होती हैं, लेकिन शादी के बाद चूँकि वो उम्मीदें, वो ख्वाहिशें लड़का पूरी नहीं कर पाता और वहीं से दरार खिंच जाती है और दोनों में कहीं ना कहीं इख्तलाफी आने लग जाती है, तलखियाँ आने लगती हैं और ये तलखियाँ ज़्यादातर खौफनाक ही साबित होती हैं और दीपक और कोमल के रिश्ते में भी ठीक वैसा ही हुआ। लिहाजा हम सबको मोहब्बत हो या शादी, दोनों ही रिश्तों में बहुत सोच समझ के फैसले लेने चाहिए। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द हम एक नई सच्ची घटना के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।